गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने कम्युनलिज्म स्टार्ट किया था। कम्युनलिज्म मतलब अपनी कम्युनिटी के बारे में बहुत सारा गर्व होना, ठीक है। इंटेंस लेवल का जिसको हम प्राउड बोलते हैं वो होना, जिससे क्या करते हैं हम बाकी के कम्युनिटी को बहुत निग्लेक्ट करने लगते हैं। और इससे क्या होती है, सोशल गैप जो होती है, जैसे हमारे इंडिया में बहुत से कम्युनिटीज़ है, ऐसे जिस सोसाइटी में बहुत सी कम्युनिटी होती है वहाँ पे कम्युनलिज्म एक बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि इन कम्युनिटी में धीरे धीरे गैप गिरती जाती है और वो गैप इतनी बढ़ती है कि लोगों का एक दूसरे से विश्वास उड़ जाता है। और इसके बारे में हम क्या करेंगे, अब हमारे यहाँ पे भी कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ऑफ कोर्स सोसाइटी में हमारे बहुत सी कम्युनिटी है, तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम ये कम्युनलिज्म की जो गैप है वो कम कर सकते हैं। ट्रस्ट बिटवीन पीपल इज द बेसिस ऑफ कोएग्जिस्टेंस। इफ ट्रस्ट ब्रेक्स, सोशल यूनिटी रिसीव्स अ ब्लो। हाउ कैन नेशनल यूनिटी बी अचीव्ड विदाउट सोशल यूनिटी। सोशल यूनिटी में या कोएग्जिस्टेंस में अगर आपको रहना है तो आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपका एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है तो वैसे भी आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। इफ ट्रस्ट ब्रेक, सोशल यूनिटी रिसीव्स अ ब्लो। अगर आपका जो ये है ट्रस्ट है वो एक दूसरे पे नहीं है तो फिर आपकी जो यूनिटी है वो खतरे में आ सकती है। हाउ कैन अ नेशनल यूनिटी बी अचीव्ड विदाउट अ सोशल यूनिटी। अगर आप में सोशल यूनिटी ही नहीं है तो आप नेशनल यूनिटी की तो बात ही नहीं कर सकते। हेंस इट इज़ नेसेसरी दैट वी ऑल काउंटर दिस रिलीजियस कम्युनलिज्म विथ ऑल ऑन द स्ट्रेंथ। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग इस कम्युनलिज्म पे, इस रिलीजियस कम्युनलिज्म पे जो और ज़्यादा गंभीर है उस पर मात करें। फॉर दिस वी शुड मिक्स विद द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। अब यहाँ से हमको ये उपाय बताए गए हैं, ये हमको फीचर्स बताए गए कि जिसके ज़रिए हम कम्युनलिज्म को कम कर सकते हैं। पहला है वी शुड मिक्स विद द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। हमको एक दूसरे के साथ मिक्स होना पड़ेगा, अलग अलग रिलीजन के साथ। जो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं पीपल, उनके साथ आपको मिक्स होना पड़ेगा। वी शुड एक्सेप्ट द गुड प्रैक्टिस एंड आइडियाज़ ऑफ ईच अदर। हमको एक दूसरे की जो अच्छी चीज़ें हैं उसका अवलंबन करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है जो हमारे ही रिलीजन में बताया गया वो अच्छा है, दूसरे के रिलीजन में बताया गया वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें हमको अच्छी लगती है दूसरे रिलीजन की, उसको एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। तीसरा, वी शुड be able to look at and understand our economic and social problem rationally. We should not mix this question with religion. हमको एबिलिटी चाहिए कि हम अपने प्रॉब्लम को रिलीजन के साथ एक्सेप्ट ना करें। मतलब अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप रिलीजन के साथ उसको मिक्स ना करें। जैसे आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी आप रिलीजन के साथ जोड़ रहे हो। आपको कोई सोशल प्रॉब्लम है तो वो भी आप रिलीजन के साथ जोड़ रहे हो, तो ये गलत बात है। जो भी आपका प्रॉब्लम है आप उसको रैशनली देखिए, तटस्थ जिसको बोलते हैं, उसको रिलीजन के साथ या कम्युनिटी के साथ मत जोड़िए। ये हो गया हमारा तीसरा। अब चौथा पॉइंट हमारा है वी शुड सर्च फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीजन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बिंग ऑफ रिलीजियस हार्मोनी। इतना करके हमको नहीं रुकना है, हमको उस प्रॉब्लम के जड़ तक जाना है। अगर आपको वहाँ के जड़ तक जाना है तो आपको सर्च करना पड़ेगा अपने पास्ट में कि ऐसी क्या इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीज़न है जिसकी वजह से ये जो रिलीजियस हार्मोनी है वो डिस्टर्ब हो रही है। This is the only way to put an end to the communalism and strengthen the national unity. और यही चार मुद्दों के आधार पर हम कम्युनलिज्म को कम करके नेशनल यूनिटों को बढ़ा सकते हैं। अब हम जाएंगे रीजनलाइजिज्म मतलब प्रांतवाद। कम्युनलिज्म मतलब समाजवाद, मतलब कम्युनिटी से जुड़ा हुआ, और ये जो है रीजनलिज्म ये है प्रांतवाद। अब किसी किसी को अपने प्रांत पर भी बहुत ज़्यादा घमंड होता है। जैसे हम महाराष्ट्रियन हैं तो हमको अपने महाराष्ट्र पर बहुत ज़्यादा गर्व है। गर्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। हम इंडिया का एक पार्ट है, वैसे दूसरे भी राज्य
इंडिया का पार्ट है। जिस तरह से हमें अपने महाराष्ट्र पर गर्व है, उसी तरह से हम दूसरे प्रांत को भी मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उन पर अभिमान करना चाहिए। लेकिन होता नहीं है ऐसा, बहुत कम देखा जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसी को बोलते हैं रीजनलाइज्म। अपने प्रांत के लिए अत्यंतिक प्रेम और दूसरे के प्रांत के लिए उसको निकृष्ट दर्जा। जैसे ही हम अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अभी तो इतना नहीं है, कोविड चालू है, लेकिन अगर हम कहीं जाते हैं तो हमको बहुत बार, अगर कहीं हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ पे मेडिकल, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिसको हम बोलते हैं वो है, तो बाकी के प्रांतों में से वहाँ पे बहुत से लोग इलाज करने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ से आते हैं, ठीक है, झारखंड से आते हैं। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो उनका रहन सहन हमसे अलग होता है। तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं, हमारे महाराष्ट्र में ये लोग आते हैं, हमारे महाराष्ट्र में ये लोग आते हैं, हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी है उनको छीनते हैं, ये हमारा महाराष्ट्र है, इनको अपने राज्य में जाना नहीं होता क्या, हम सीधे बोल देते हैं। जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र जितना हमारा है उतना उनका भी है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। हमको अपने महाराष्ट्र में सिर्फ अपनी ही चीज़ें होना, हम दूसरे प्रांत के लोगों को यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट कर सकते। मुंबई में जो भी अभी बीच में हुआ था, बहुत मुझे लगता है 4-5 साल पहले, कि वहाँ पे जितने भी बाहर के प्रांत के लोग हैं उनको भेज दो, मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की है तो सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही वहाँ पे रहेंगे। ये जो एक नज़रिया बना था हमारा, वो गलत था हमेशा के लिए, क्योंकि मुंबई जितनी महाराष्ट्र की है उतनी देश की है। क्या मुंबई को सिर्फ महाराष्ट्र ने बनाया है? बाकी के लोगों ने वहाँ पे कोई मेहनत नहीं ली है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी बिताई, उनको मुंबई को आगे बढ़ाने के लिए कारोबार किया, इंडस्ट्रीज़ बनाई, उनका क्या? तो इसीलिए ये होता है, ये जो प्रॉब्लम है इसी को बोलते हैं रीजनलाइज्म, जो आज हम देखने वाले हैं। Regionalism means having excessive pride about one's region. It is one thing to introduce oneself as a Bengali or as a Marathi person. But if I think that because I am Bengali or Marathi, I am superior and other from their provenances, it can be termed as excessive regional pride. The love for one's provenance turns morbid due to this kind of an excessive religion pride. It is natural to feel love for one's provenance, but it should not become abnormal. मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ, तो मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, ये सोचना गलत है। यहाँ से ही रीजनलाइज्म शुरुआत होती है। अपने रीजन के लिए एक्सेसिव प्राइड करना और दूसरे के रीजन को कम आंकना, ये होता है रीजनलिज्म। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये बहुत नेचुरल है कि हमको अपने प्रोविनेंस के प्रति बहुत प्यार है, बहुत नेचुरल है। लेकिन तभी हम दूसरे के प्रोविनेंस को छोटा नहीं आंक सकते। हमारे प्रोविजन के लिए हमारा लव समझ में आता है, लेकिन अगर ये आपका जो ये है फीलिंग है वो एक्सेसिव हो गई तो वो एबनॉर्मल हो जाती है। और इस एबनॉर्मल रिलीजियस रीजनल लव को ही, मतलब जहाँ पे हम अपने प्रदेश से बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसी को बोलते हैं रीजनलाइज्म, और दूसरे के प्रदेश को कम आंकते हैं। Regionalism thrives and regional imbalance in development. In the post-independence period, some states achieved more progress, while some states remained backward. अब ये रीजनलाइज्म का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे होता है कि रीजन की जो प्रोग्रेस है, हर रीजन की प्रोग्रेस, जो डेवलपमेंट है, उसमें प्रॉब्लम होता है। कुछ जो प्रॉब्लम रीजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं, कुछ जो रीजन होते हैं वो बहुत ही कम डेवलप्ड रहते हैं। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र देश का नंबर 1 स्टेट है, ठीक है। कारोबार के मामले में महाराष्ट्र का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे मुंबई है, देश की इकोनॉमिकल राजधानी। तो ऑफकोर्स हमारा जो महाराष्ट्र है वो टॉपेस्ट लेवल पे है, और उसका विकास भी, डेवलपमेंट भी बहुत बढ़ चढ़ के हुआ है। गुजरात ले लो आप, ठीक है, पंजाब, तमिलनाडु, ये जो है वो इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट्स है। वहीं पे आप झारखंड ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, छोटा नागपुर प्लेटू ले लो। अभी छोटा नागपुर प्लेटू में इंडस्ट्रीज़ बहुत है, वहाँ पे खान उद्योग जो हम बोलते हैं, माइनिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना भी उसको चाहिए इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं। तो फिर
ये जो देश है, ये जो अनडेवलप्ड नेशन ये है, रीजन्स है, ये पिछड़ जाते हैं। For example, states like Maharashtra, Gujarat, Punjab, Tamil Nadu developed economically and industrially, whereas states like Odisha, Bihar, Assam remained undeveloped economically and industrially. Economic development and reforms are the foundation of progress. As a result, the state that developed economically can also अचीव प्रोग्रेस इन अदर एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर। तो अब यहाँ पे हमको कुछ एग्जांपल दिए हैं कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु है, ये इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। और जहाँ पे इंडस्ट्री और इकोनॉमी की प्रोग्रेस होती है वहाँ पे फिर एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर इसकी भी प्रोग्रेस होती है। अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। तो ये जो अपने आप में इंडस्ट्रियली और इकोनॉमिकली सपोर्टिव राज्य है, बहुत स्ट्रॉन्ग राज्य है, वो बाकी की प्रोग्रेस को भी बढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। वहीं पे ओडिशा है, बिहार है, आसाम है, यहाँ पे इतना इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमको डेवलपमेंट नहीं दिखाई देगा। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे एजुकेशन में भी थोड़ा सा बैकवर्ड रहेगा, उसमें हेल्थ में भी थोड़ा सा वो बैकवर्ड रहेगा, उसमें कल्चर भी थोड़ा सा हमको कल्चरली वो थोड़ा सा बैकवर्ड दिखेगा। The state which have not developed in this manner remain backward in education and civics amenities। और जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे जो बैकवर्ड स्टेट है वो एजुकेशन के, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी बैकवर्ड रहते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशन के बारे में भी बैकवर्ड रहते हैं, और सिविक्स एमिनिटीज म्हणजे नागरिकत्व के हिसाब से भी बैकवर्ड रहते हैं। मतलब क्या कि जितनी फैसिलिटीज़, पॉलिटिकल फैसिलिटीज़ हमको महाराष्ट्र में है, उतनी पॉलिटिकल फैसिलिटीज़ आपको इन बैकवर्ड एरिया में दिखाई नहीं देती। अगर हमको कोई भी चीज़ चाहिए तो हमारे महाराष्ट्र से बहुत से मंत्री हैं जो केंद्र में है, सेंट्रल में है, तो उन पर दबाव डाल के, उनके पीछे लग के हम अपने स्टेट के लिए वो सेंट्रल से वो फैसिलिटी खींच के लाते हैं। लेकिन जो अनडेवलप्ड राज्य है उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती, जिसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल सिविक्स एमिनिटीज़। ठीक है। The opportunity of development available to people in developed state are not possible for people in backward state। अब होता ये है कि जो ये इंडस्ट्रियली बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे राज्य है, रीजन्स है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ यूथ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। नौकरियाँ अच्छी मिलती है, बिजनेस होता है तो कंपनीज निकलती है, वहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है बहुत सारे। लेकिन जो स्टेट इकोनॉमिकली या इंडस्ट्रियली बहुत पिछड़े हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी कम होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो नौकरियाँ नहीं रहेगी, तो फिर अपॉर्चुनिटी कैसे रहेगी। तो उस मामले में भी, अपॉर्चुनिटी के भी मामले में ये लोग पीछे आ जाते हैं। दे आर हैजर्ड बाय प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा। इसकी वजह से उनके जो ये पिछड़े राज्य है उसमें एजुकेशन, बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी ऐसे समस्याएं रहती है। They begin to think that they are being cheated. They are being kept away from benefit of development. Because of this, the understanding between state is broken. और इससे क्या होता है कि जो अनडेवलप्ड स्टेट के लोग हैं उनमें एक भावना तैयार होती है कि उनको चीट किया गया है, वो डेवलपमेंट उनको नहीं मिल रहा जो उनको चाहिए, और वो सभी डेवलपमेंट डेवलप्ड स्टेट्स को ही जा रहा है। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, और इसी के चलते फिर दो स्टेट्स में दरार बनती है, गैप बनती है फिर से। दिस इज टर्न हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नेशनल यूनिटी। द इकोनॉमिक इम्बैलेंस दैट हैज़ एंडेंजर्ड दिस अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी सेट राइट। और इससे क्या होता है, ये निगेटिव इम्पैक्ट गिरता है, एक निगेटिविटी आती है किसके बारे में, नेशनल यूनिटी के बारे में। रीजनलिज्म मतलब वहाँ के रहने वाले लोग हैं, रीजन की बात कर रहे हैं। रीजन मतलब प्रदेश, तो प्रदेश में सिर्फ ज़मीन होगी, अगर ज़मीन है और लोग नहीं है तो रीजनलाइज्म का सवाल ही नहीं आता। वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में ही सोच रहे हैं हम। ठीक है। तो रीजनलिज्म मतलब क्या, लोगों की सोच। अगर लोगों की सोच, एक प्रदेश के लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरा प्रदेश उसको चीट कर रहा है, तो ये नेशनल यूनिटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको चाहिए कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके ये जो प्रॉब्लम है इसको बराबर सेट करें। आर गवर्नमेंट मेक्स एफर्ट इन दैट डायरेक्शन। और गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारे काम कर रहे हैं। जो अनडेवलप्ड स्टेट है उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं।
Regionalism can affect developed as well as undeveloped state. The people of developed state begin to believe that they are superior due to their superior history and culture, and hence they have developed that much. पहला पॉइंट, रीजनलिज्म में जो डेवलप्ड स्टेट्स है वो अपने साथ अनडेवलप्ड स्टेट को भी अफेक्ट करते हैं. कैसे कि जो स्टेट्स डेवलप्ड है वहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है. क्यों? क्योंकि उनका कल्चर अच्छा है, उनका हिस्ट्री अच्छी है, तो वो बाकी के स्टेट से ज़्यादा सुपीरियर है. ओके, और इसी की वजह से वो इतना बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं. देन दे बिगेन टू लुक डाउन अपॉन द पीपल ऑफ अनडेवलप्ड अंडर डेवलप्ड रीजन. और इससे क्या होता है, वो खुद को सुपीरियर मानने लगते हैं. डेवलप्ड रीजन के लोग खुद को सुपीरियर मानने लगते हैं. और फिर क्या होता है, वो दूसरे जो अनडेवलप्ड स्टेट है वहाँ के लोगों को कम आंकने लगते हैं, नीचा देखने लगते हैं. दे आर नॉट विलिंग टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट विद द बैकवर्ड स्टेट. और फिर क्या होता है, ये जो डेवलप्ड स्टेट के लोग हैं वो अपना जो डेवलपमेंट है वो अनडेवलप्ड स्टेट से शेयर नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं. जैसे हमारे स्कूल में होता है ना, एक बहुत होशियार बच्चा रहता है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे मार्क्स रहते हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि वो अपना दोस्त बने. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये कुछ लिखेगा, अगर पढ़ता है तो मैं भी उसके साथ हो सकता है कि पढ़ने लगूँ, ठीक है, लिखने लगूँ. इसीलिए तो टीचर जब स्टूडेंट की अरेंजमेंट करती है तो फिर वो क्या करते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट के बैठाते हैं जो A+ का है, और एक ऐसे स्टूडेंट को बैठाते हैं जो B+ का है, या फिर C+ का है. ताकि क्यों ऐसा कि A+ के बच्चों के साथ रहते रहते ये भी थोड़ा सा सुधर जाए, इसको भी थोड़ा सा लिखने में या फिर पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है. इसका उसके पीछे का उद्देश्य रहता है, ठीक है. तो फिर ये क्या होता है, जो होशियार बच्चा लगता है उसको क्या लगता है, मैं C+ वाले बच्चे के साथ क्यों बैठूं, मैं A+ वाले के बच्चे के साथ ही बैठूंगा, मैं C+ वाले बच्चों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं अपनी कॉपी उसके साथ शेयर नहीं करूंगा, मैं उसके साथ पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं उसको अपने बेंच पर नहीं बैठाने दूंगा. ये प्रॉब्लम आपने देखी होगी स्कूल में बहुत बार, आपके साथ भी हुआ होगा ये, ठीक है. वो बोले नहीं तू मेरे पास मत बैठ, तू मेरी कॉपी मत देख, ये तू अपना काम कर, मेरी कॉपी में क्यों झाँकता है. बस यही सेम प्रॉब्लम यहाँ पे है कि रीजनलिज्म में जो सुपीरियर स्टेट के लोग हैं वो दूसरे स्टेट के अनडेवलप्ड स्टेट के लोगों को कम आंकने लगते हैं, और फिर अपनी जो डेवलपमेंट है वो उनके साथ शेयर नहीं करना चाहते. टेक्नोलॉजी बोलो, इंडस्ट्री बोलो, नदी का पानी बोलो, नहीं देना चाहते अनडेवलप्ड स्टेट को. On the other hand, the people from backward area need to arouse their regional identity to organize themselves. और उसके अगले हिस्से में क्या होता है, अगले स्टेट में, द पीपल ऑफ बैकवर्ड एरिया नीड टू अरोज देयर रीजनल आइडेंटिटी. जो बैकवर्ड एरिया के लोग होते हैं, जो अनडेवलप्ड स्टेट के लोग होते हैं, वो जिद पे आ जाते हैं कि हमको हमारी आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है. और वो अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करने लगते हैं. फॉर दिस दे ट्राई टू unnecessarily glorify local traditions and culture to prove their uniqueness. और इसके लिए अभी अपने आप को अगर हमको प्रूव करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगी, मैं अननेसेसरली ग्लोरीफाई करूँगी खुद को. ग्लोरीफाई मतलब बढ़ा चढ़ा के बताऊँगी कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लोकल ट्रेडिशन को. तो फिर ये लोग क्या करेंगे, अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए अपने लोकल ट्रेडिशन को ग्लोरीफाई करेंगे, अपने कल्चर को ग्लोरीफाई करेंगे. क्यों? क्योंकि उनको अपना यूनिकनेस दिखाना होता है कि हम भी कुछ है. दिस लीड्स द रीजनलिज्म, इट एंडेंजर द नेशनल यूनिटी. और इसी के लिए ये प्रांतवाद रीजनलिज्म तैयार होता है. ये नेशनल यूनिटी के लिए बहुत खतरनाक है. The evil of regionalism can be tackled by reducing the imbalance in the development. और इसको अगर हमको कम करना है तो एक सबसे अच्छा ये उदाहरण है कि हमको डेवलप्ड और अनडेवलप्ड स्टेट के बीच की गैप कम करनी होगी. हमको अनडेवलप्ड स्टेट को जल्दी से जल्दी डेवलप्ड करना होगा. यहाँ पर हम रुकते हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे. थैंक यू.